हाय एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी। लास्ट क्लास में हमने केपीकेसी में रिलेशन इक्विलिब्रियम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं ली चैटले प्रिंसिपल। पहली बात, ली चैटले प्रिंसिपल यूज क्या होता है इसका और क्या है ये। देखो, अगर हमारे पास कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और उसमें हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया, प्रेशर चेंज कर दिया या फिर कंसंट्रेशन चेंज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट होगा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ये हमें बताता है ली चैटले प्रिंसिपल। तो देखते हैं, अगर हमारे पास पहला फैक्टर इसका ये है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, अगर हमने ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी N2 प्लस H2 और यहाँ से ये बनना हमारे पास NH3, ये रिएक्शन थी इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने बताया था कि जब हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है तो उस स्टेज को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम स्टेज। तो ये यहाँ पर कांस्टेंट है, फिलहाल रिएक्शन जितनी स्पीड से फॉरवर्ड से बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मतलब यहाँ से अगर इधर जा रही है जितनी स्पीड से उतनी स्पीड से इधर आ रही है, ये है हमारे पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम। फिलहाल हमने क्या करा, इसमें कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया। हमने यहाँ से किसी भी एक चीज का कंसंट्रेशन इंक्रीज, हमने बोला कि N2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया। अगर हम यहाँ पर N2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो ये क्या होने वाला है, यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन पूरा इंक्रीज हो जाएगा। अगर इसका कंसंट्रेशन यहाँ इंक्रीज हो गया तो रिएक्शन आगे की साइड जाएगी, रिएक्शन आगे की साइड जाएगी। तो जैसे यहाँ पर कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि ये अपना कंसंट्रेशन कम करने की कोशिश करेगा, ज्यादा के साथ स्टेबल नहीं है। तो ये क्या होगा, रिएक्शन आगे की साइड जाने लगेगी, इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगी दोबारा से रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जैसे हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, यहाँ एक लाइन लिख लो, इफ वी इंक्रीज concentration in reactant side then reaction shift to the forward direction ये होगी। अब इसको उल्टा बोलते हैं, अगर हम सेम काम यहाँ करें, कंसंट्रेशन NH3 का इंक्रीज करें, अब अगर कंसंट्रेशन इधर की साइड इंक्रीज होगा तो रिएक्शन कहाँ होगी, पीछे की साइड होने लग जाएगी। तो हम ये एक सेम स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि अगर हम रिएक्शन प्रोडक्ट की साइड कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दे तो रिएक्शन कहाँ होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लग जाएगी। या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हमने रिएक्टेंट की साइड कंसंट्रेशन कम कर दिया, अगर यहाँ कंसंट्रेशन कम हो गया तो इसका मतलब इधर की साइड ज्यादा हो गया, और ज्यादा हो गया तो रिएक्शन क्या होने लग जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में आने लग जाएगी। तो यहाँ से एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इफ वी डिक्रीज the concentration in reactant side then reaction shift to the backward direction मतलब कुल मिला के बात ये है कि अगर हम रिएक्टेंट की साइड कंसंट्रेशन ज्यादा करते हैं, मतलब अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो सिस्टम क्या करेगा, अपनी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, इसलिए रिएक्शन आगे की साइड जाएगी, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर हम रिएक्टेंट की साइड कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दे तो क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज करा, अब इधर कम हो गई, इसका मतलब ये क्या करेगा, अपनी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कम हो गई तो रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो सिंपल सा पॉइंट है, अगर हम रिएक्टेंट की साइड कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और अगर प्रोडक्ट की साइड इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड। सेम मतलब अगर हम रिएक्टेंट की साइड कम कर देते तो उसका मतलब भी तो ये है कि फॉरवर्ड की साइड इंक्रीज करें, इसका मतलब रिएक्शन हो जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन। अब दूसरा इफेक्ट है यहाँ पर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में दो बात आती है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की दो चीजें, एक हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एक हमारे पास होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, मतलब जैसे हमारे पास ये रिएक्टेंट है, इसने हीट ली और यहाँ से क्या बन गया, हमारे पास कोई प्रोडक्ट बन गया बी। ठीक है, ये हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या होगा, हीट लेगा, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब होगी। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या है, ए है, यहाँ से हमारे पास क्या होगा बी, और प्लस हीट निकलेगी, मतलब टेम्परेचर, हीट, ठीक है, हीट निकलेगी यहाँ पर, ये हो गया हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर ध्यान से देखो, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर हमारे पास कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें हमने हीट इंक्रीज कर दी, हीट इंक्रीज मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। अगर हमने इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करा, इसका मतलब हमने रिएक्टेंट इंक्रीज कर दिया। कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हमारे पास कोई रिएक्शन है, ठीक है, उसमें हमने क्या करा, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। एंडोथर्मिक रिएक्शन है जो हीट लेकर होती है, तो हमने क्या करा, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, और इसमें हीट मतलब जो टेम्परेचर है, हीट है, वो किसकी तरह काम कर रहा है, रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है। तो जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा, मतलब इसका मतलब रिएक्टेंट इंक्रीज करे, तो रिएक्शन अभी भी तो पता है, अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की साइड ज्यादा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, इसका मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए। इसका हम इसमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एंडोथर्मिक के केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन होगी फॉरवर्ड
डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर किसकी तरह काम कर रहा है, टेम्परेचर मतलब हीट, हीट किसकी तरह काम कर रही है, रिएक्टेंट की तरह काम कर रही है। सेम यहाँ से भी हम बोल सकते हैं इसे, अगर हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसमें हीट कहाँ, प्रोडक्ट की साइड आ रही है, इसका मतलब हीट किसकी तरह काम करी, प्रोडक्ट की तरह काम करी। अगर मैं हीट इंक्रीज कर दूं तो हीट तो इधर है, मतलब अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो टेम्परेचर तो इधर इंक्रीज होगा, मतलब प्रोडक्ट की साइड इंक्रीज होगा। अगर प्रोडक्ट की साइड इंक्रीज हो तो रिएक्शन कहाँ होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। मतलब इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, if we increase the temperature then reaction shift to the backward direction because in this case heat act as a product, temperature act as a product, ठीक है ना। therefore temperature increases and reaction goes to the backward direction। हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन, हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। ये हो गया हमारे पास टेम्परेचर। अगर हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है और उसमें हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड में होगी। सेम इसको उल्टा भी तो बोल सकते हो कि अगर हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक इसमें हीट लेकर हो रही है, उसमें हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगी। इन्हीं पॉइंट्स को तुम अगर सेमेस्टर एग्जाम है तो उसमें तुम इसे बड़ा बड़ा लिख सकते हो बना के अपनी तरफ से। बस इतनी पॉइंट याद रखना कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि एंडोथर्मिक में हीट किसकी तरह काम कर रही है, रिएक्टेंट की तरह, तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, हीट इंक्रीज मतलब टेम्परेचर इंक्रीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, और अगर इसका उल्टा करेगी टेम्परेचर डिक्रीज करेगी तो रिएक्शन किस में हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। सिंपल। अब हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर ये हमारे पास प्रोडक्ट है, टेम्परेचर इंक्रीज करा तो रिएक्शन उल्टी हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही। और अगर इसका उल्टा बोलो कि एक्सोथर्मिक का ही केस है और हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो फिर उल्टा हो जाएगा ना सब, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। ये हो गया हमारे पास दो फैक्टर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नोट कर लो। अब है हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझ लो, उसके बाद इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम तो जस्ट इसका उल्टा कर देना। देखो अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, ये रिएक्शन कंसीडर करते हैं N2 + 3H2 और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2NH3, ये रिएक्शन है। अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर इंक्रीज करना, प्रेशर फॉर्मूला था PV = nRT, मतलब अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होगा अगर हमारे बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट माने। तो अगर हमने यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करा इस साइड, इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो गए। अगर हमने रिएक्टेंट की साइड बिल्कुल मैं कंसंट्रेशन वाले से रिलेट करवाना चाह रही हूँ उसे, अगर रिएक्टेंट की साइड अगर हमने प्रेशर इंक्रीज करा, प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो गया अगर हम बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट बोल रहे हैं। PV = nRT वाली इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो गया तो रिएक्शन किस साइड होगी, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए। कंसंट्रेशन टर्म में भी ये बोला था हमने कि जहां ज्यादा होगा कंसंट्रेशन, रिएक्शन वहां होगी, जहां पर कम होगा कंसंट्रेशन उस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो सेम ऐसे ही अगर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा, अगर हमने प्रेशर इंक्रीज करा इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो गए तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो रिएक्शन goes towards lesser number of moles। मतलब अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। सेम इसका उल्टा बोल दो, अगर हम प्रेशर डिक्रीज करें, अगर हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो हो गया अगर नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं तो रिएक्शन किस साइड आनी है, रिएक्शन उस साइड आनी है जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो जाएंगे। रिएक्शन goes towards larger number of moles, ठीक है भाई। ये हो गया, अगर हमारे पास प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो गया, देयरफॉर रिएक्शन गोस टू द लेसर नंबर ऑफ मोल्स, मतलब रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। और अगर हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहा है, अगर नंबर ऑफ मोल्स इधर कम है तो कहां होगी रिएक्शन गोस टुवर्ड्स लार्जर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये हो गया, बस ये वाला पॉइंट याद रखो, मतलब ये अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होगी यहाँ पर तो उस साइड जाएगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम है, इस तरह कम करने की कोशिश करेगी उसे। अब हमारे पास है इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। अगर प्रेशर का इफेक्ट पता लग गया, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम होता है, ठीक है। अगर हमें प्रेशर पता लग गया तो वॉल्यूम उसका जस्ट अपोजिट करना है, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ सेम, अगर हमारे पास प्रेशर में जो हो रहा था इसमें अपोजिट करना है। अगर हमने वॉल्यूम इंक्रीज करा तो रिएक्शन उस साइड होगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। हमने बोला था अगर प्रेशर इंक्रीज करा तो रिएक्शन उस साइड होगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, तो वॉल्यूम में जस्ट उसका अपोजिट करना, तो क्योंकि इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो ये जगह रिएक्शन टुवर्ड्स
रिएक्शन टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, ठीक है। और अगर हम वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहाँ होगी, लार्जर नंबर ऑफ मोल्स के, ये हमने बोला। अगर इंक्रीज करें तो रिएक्शन कहाँ हो रही, अरे ये गलत किया मैंने, वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन होगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगी, क्योंकि इसके उल्टा जा रहा है, लेजर था ना, यहाँ पर होगा लार्जर, ठीक है। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है तो ये जगह रिएक्शन टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स। बस मतलब कुल मिला के अगर तुमने ये वाला पढ़ लिया प्रेशर वाला, तो वॉल्यूम वाला उसको उल्टा कर देना, जहां पर लेजर है वहां पर लार्जर आ जाएगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। अब लास्ट है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ये वाली बात तो मैंने लास्ट क्लास में बता दी थी कि कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है पर इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन हमारे पास ऐसे लिखी हुई इक्विलिब्रियम में, तो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करेगा ना, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट को भी इंक्रीज करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन की भी रेट को इंक्रीज करेगा। लेकिन कैटलिस्ट को नहीं पता ना कौन से रेट को इंक्रीज करेगा, दोनों डायरेक्शन में अगर रिएक्शन हो रही है तो ये इतनी इसकी रेट को इंक्रीज करेगा, इतने इसकी रेट को इंक्रीज करेगा, तो जितना इसने इसे इंक्रीज करा फॉरवर्ड रिएक्शन को उतने बैकवर्ड को इंक्रीज करे, तो ओवरऑल इफेक्ट कुछ आएगा नहीं। इसलिए कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम पर, तो नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। ये हो गया, ठीक है ना। इसका कैटलिस्ट का हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं होता, बस इसके ये फैक्टर थे। अब दो तीन छोटे मोटे फॉर्मूले बचे हैं, मैं वो लिखवा रही हूँ, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। डेरिवेशन की कोई नीड नहीं है, तो डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये नोट कर लो, मैं लिखवा रही हूँ। अब ये फॉर्मूले है कुछ, बस ये फॉर्मूले डायरेक्ट आ लिखना। डेल्टा जी नॉट इक्वल होता है माइनस RT ln Kp। डेल्टा जी नॉट गिव्स फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड स्टेट मतलब एट STP, है ना। और R मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, T मतलब टेंपरेचर, Kp मतलब तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर वाला कराया था। डेल्टा जी नॉट ऐसे हम जैसे Kp को रिप्लेस कर सकते हैं, K इक्विलिब्रियम लिखो, ऐसे लिख सकते हैं माइनस RT ln Kc। इस वाले फॉर्मूले को ऐसे जैसे हमारे पास है ना, ये होता है हमारे पास ln x इक्वल होता है 2.303 log x, तो हम इसे log के टर्म में बना सकते हैं इस फॉर्मूले को इस टाइप से। डेल्टा जी नॉट इक्वल हो जाएगा हमारे पास माइनस, इस जगह हमारे पास यहाँ पर इसकी जगह 2.303 log x लिखा, तो इस जगह माइनस 2.303 RT log Kp। ऐसे इस वाले फॉर्मूले को भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ये हमारे पास अगर हमारे पास इक्वेशन ऐसे है a प्लस b और यहाँ से बना हमारे पास c प्लस d। ये वाली इक्वेशन करवाई थी मैंने जब मैं Kp और Kc वाले में रिलेशन भी करवाया था और Kc को डिराइव भी करवाया था, वहां से ये इक्वेशन करवाई थी तब। तो ये चीज हो जाएगी हमारे पास Qp के बराबर, इसे बोलते हैं हम रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब डेल्टा जी नॉट की जगह हम ये रख सकते हैं माइनस RT ln Kc, इसके जगह रख लो, तो डेल्टा जी हो जाएगा माइनस RT ln Kc और प्लस RT ln Qp। ये हो गया हमारे पास। ये प्लस का यहाँ से RT कॉमन ले लो, ये प्लस का ऊपर आ जाएगा Kc, तो इस जगह हमारे पास RT यहाँ से कॉमन लिया, अंदर बचा हमारे पास, इस वाले को पहले लिखते हैं, ये जगह ln Qp और ये जगह माइनस ln Kc, ये जगह RT log m माइनस log n, ये होता है log m by n, तो ये जगह ln Qp अपॉन Kc। यहाँ से एक चीज और निकलती है डेल्टा जी, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। अगर हमारे पास Qp की वैल्यू बड़ी होगी, यहाँ पर कंक्लूजन देखो, अगर Qp बड़ा होगा, Qp इज ग्रेटर देन Kc। अगर ये चीज बड़ी है, ये चीज छोटी, तो ओवरऑल वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो जो हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू भी कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है मतलब गिव फ्री एनर्जी पॉजिटिव, इसका मतलब होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, जो खुद हो जाती है, और नॉन स्पॉन्टेनियस जिन्हें हमें करानी पड़ती है, ठीक है। तो ये हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर हमारे पास Qp की वैल्यू छोटी है और Kc की बड़ी है, Qp छोटा है Kc बड़ा है, तो ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव वैल्यू आएगा। अगर ये नेगेटिव आएगा तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर हमारे पास Qp इज लेस देन Kc है, तब हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तब हमारे पास रिएक्शन कैसे होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये हो गया। अब हमारे पास ये दो फॉर्मूला और है वान हॉफ इक्वेशन के, डेल्टा H नॉट
एच हमारे पास एंथैल्पी चेंज होता है ना, एंथैल्पी एच नॉट लगा रहे, इसका मतलब स्टैंडर्ड स्टेट में ले रहे एसटीपी पर। यूज हमारे पास RT स्क्वायर इक्वल डेल बाय डेल टी एल केपी, ये वाला फॉर्मूला होता है कांस्टेंट प्रेशर पर। तो कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, वहां पर केपी दे रखो, क्वेश्चन में कैसे लगाना है मैं सिखा दूंगी, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन ही करने वाले हैं, इसे फॉर्मूले देख लो। ऐसे डेल्टा यू नॉट अपॉन RT स्क्वायर इक्वल डेल बाय डेल टी एल केसी, ये होता है हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दे, ठीक है, तो इंटीग्रेटेड फॉर्म इसकी ये है ln kp2 अपॉन kp1 इस वाले, ठीक है, ln kp2 अपॉन kp1, मतलब हमने बोला कि अगर टेम्परेचर T1 से T2 पर चेंज होता है तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो kp1 से kp2 चला जाता है। मैंने ये बताया भी था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहती है जब तक कि टेम्परेचर फिक्स रहे, लेकिन अगर हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। तो ये बस यहीं पर चेंज हो गया, ठीक है, kp2 kp1 ऐसे इंटीग्रेशन करके देखोगे आ जाएगा, लेकिन कोई जरूरत ही नहीं है तो मत करो, बस फॉर्मूला याद रखो ln kp2 अपॉन kp1 इक्वल डेल h नॉट अपॉन r t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2, ठीक है। ऐसे हम इस वाले फॉर्मूले का इससे निकाला हमने ये वाला, इसका जब इंटीग्रेशन करा होगा या लिमिट हमने रखी kc1 केस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट kc1 से kc2, और ये आ गया हमारे पास डेल्टा u नॉट अपॉन r, और टेंपरेचर हमारे पास है T1 से T2, तो T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ये आ गया इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म। बस ये फॉर्मूले हैं,